नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 26 जून 2018 की बात है। दिन के करीब 11 बज रहे थे। जयसिंहपुर पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर साहजी निकम और समीर गायकवाड़ किसी मामले को लेकर बातचीत कर रहे थे। तभी 11 साल के बच्चे के साथ सूर्यकांत सिंधे वहां पहुंचा। उसे देखकर निकम और सिंधे गायकवाड़ स्तंभ रह गए। उसकी घायल अवस्था और कपड़ों पर लगा खून किसी बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रहा था। दोनों पुलिस अधिकारी सूर्यकांत सिंधे को अच्छी तरह से जानते पहचानते थे। इससे पहले कि वे सूर्यकांत सिंधे से कुछ पूछते, उसने पुलिस अधिकारियों को जो बताया उसे सुनकर वे चौंक गए। मामला काफी गंभीर और सनसनीखेज था। असिस्टेंट इंस्पेक्टर साहजी निकम और समीर गायकवाड़ ने सूर्यकांत सिंधे को तुरंत अपनी हिरासत में लेकर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिर मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। इसके बाद वो बिना कोई देर किए पुलिस टीम को लेकर घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। मामला एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था की महिला कार्यकर्ता की हत्या का था। इससे पहले कि घटना स्थल पर पुलिस टीम पहुंच पाती, हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव और इलाके में फैल चुकी थी, जिससे घटना स्थल पर काफी भीड़ एकत्र हो गई थी। असिस्टेंट इंस्पेक्टर साहजी निकम ने पहले मौके पर जाकर घटना स्थल का मुआयना किया। अभी वो लोगों से पूछताछ कर ही रहे थे कि खबर पाकर कोल्हापुर के एसएसपी कृष्णकांत पिंगले भी वहां पहुंच गए। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी आ गई। पुलिस अधिकारियों ने जब घटना स्थल का निरीक्षण किया तो वहां दिल दहला देने वाला मंजर मिला। किचन में एक महिला का शव पड़ा हुआ था। शव के चारों तरफ खून ही खून फैला था। घटना स्थल का दृश्य दिल दहला देने वाला था। मृतका के शरीर और सिर पर कई घाव थे, जो काफी गहरे और चौड़े थे। खून से सनी कुल्हाड़ी भी वहीं पड़ी थी। लग रहा था कि मृतका पर उसी कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद एसएसपी कृष्णकांत पिंगले ने मामले की जांच असिस्टेंट इंस्पेक्टर साहजी निकम और समीर गायकवाड़ को करने का निर्देश दिया। पुलिस ने खून सनी कुल्हाड़ी अपने कब्जे में ले ली और शव पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भिजवा दिया। पता चला कि मृतका का नाम माधुरी था। इस बीच सूचना पाकर उसके घर वाले भी वहां आ गए। ये घटना महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर के उदगांव में घटी थी। चूंकि आरोपी सूर्यकांत सिंधे ने घटना के बारे में पुलिस को पहले ही बता दिया था, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। सूर्यकांत सिंधे ने अपने ऊपर हुए हमले और पत्नी की हत्या की जो कहानी बताई, वो चौंकाने वाली थी। 42 साल के सूर्यकांत सिंधे के पिता महादेव सिंधे गांव के एक साधारण किसान थे। वो सीधे साधे और नेकदिल इंसान थे। गांव वालों की मदद के लिए वो अक्सर तैयार रहते थे। इसी वजह से गांव वालों के बीच उनके प्रति आदर और सम्मान था। परिवार में उनकी पत्नी आनंदीबाई के अलावा इकलौता बेटा सूर्यकांत था। वो हाई स्कूल तक ही पढ़ सका था। ज्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से उसे ठीक से नौकरी नहीं मिली, तो वो सांगली के एक बिल्डर के यहाँ सुपरवाइजर का काम करने लगा। माधुरी पाटिल और सूर्यकांत सिंधे की मुलाकात करीब 18 साल पहले सांगली की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई थी। माधुरी अपने परिवार के साथ सांगली के बैरन बाजार में रहती थी। परिवार के मुखिया लक्ष्मण पाटिल का निधन हो चुका था। मां मंगला पाटिल पर 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी। बड़ी बेटी सविता की शादी हो चुकी थी, जबकि माधुरी की शादी होना अभी बाकी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पूरा परिवार खाने के टिफिन तैयार कर अपना गुजारा किया करता था। सूर्यकांत सिंधे जब कंस्ट्रक्शन साइट पर गया तो उसके खाने का बंदोबस्त माधुरी के टिफिन बॉक्स से हो गया था। माधुरी देखने में सुंदर और चंचल स्वभाव की आधुनिक विचारों वाली युवती थी। सिंधे की तरह वो भी ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी, लेकिन जितना भी पढ़ी थी उसके लिए काफी था। वो इतनी होशियार थी कि किसी से भी बेझिझक बात करती थी। वो जिससे भी एक बार बात कर लेती, वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। यही हाल सूर्यकांत सिंधे का भी हुआ। वो माधुरी की पहली झलक में ही उसका दीवाना हो गया था। वो जब भी माधुरी के घर पर खाना खाने जाता था, उसकी नजर खाने पर कम माधुरी पर ज्यादा रहती थी। टिफिन की तारीफ तो वो करता ही था, साथ साथ उसे अच्छी टिप भी दिया करता था। शुरू में तो 20 साल की माधुरी को सूर्यकांत के इरादों का आभास नहीं हुआ, लेकिन वो जल्द ही उसकी आंखों की भाषा समझ गई। धीरे धीरे माधुरी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। उसे अपने सपने और अरमान सूर्यकांत सिंधे में ही पूरे होते दिख रहे थे। माधुरी जल्द ही मन सूर्यकांत सिंधे को जीवन साथी के रूप में देखने लगी। विचार मिले तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। ये बात जब दोनों के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने दोनों की शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया।
जल्द ही साधारण तरीके से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सूर्यकांत शिंदे माधुरी के साथ अपने गांव में रहने लगा। इसी बीच सूर्यकांत के पिता की मृत्यु हो गई तो घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। प्राइवेट नौकरी होने की वजह से सूर्यकांत सप्ताह में एक ही दिन आ पाता था। एक रात रुककर वो अगले दिन वापस सांगली चला जाता था। घर में सिर्फ सूर्यकांत की बूढ़ी माँ और भाई ही रह जाते थे। ऐसी स्थिति में माधुरी को अपने सारे सपने और अरमान बिखरते नजर आ रहे थे। ऊपर से पुराने ख्यालों की सूर्यकांत की बूढ़ी माँ को माधुरी का आधुनिक विचारों वाला आचरण पसंद नहीं था, जिसे लेकर घर में कलह और सास बहू में अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगे। पहले तो सूर्यकांत ने माधुरी को समझाया, लेकिन जब उसने साफ कह दिया कि वो सास के साथ हरगिज नहीं रहेगी, तो सूर्यकांत माधुरी को लेकर सिरोल तालुका के चिपरी गांव में किराए के मकान में रहने लगा। समय अपनी गति से चल रहा था। माधुरी एक बेटी और एक बेटे की माँ भी बन गई। पति पत्नी ने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश दी। बेटी 12वीं में पढ़ रही थी तो बेटा कक्षा 2 में था। बच्चे बड़े हुए तो घर के खर्चे भी बढ़ गए, जबकि आमदनी सीमित थी। इस सब के चलते माधुरी को अपने खुद के खर्चों में कटौती करने की नौबत आ गई। उसे अपने सभी सपने धूमिल होते नजर आने लगे। फलस्वरूप इसे लेकर उसकी पति से नोकझोंक शुरू हो गई, जो रोजाना के झगड़ों में बदलती चली गई। नतीजा ये हुआ कि दोनों के रिश्तों में दरार आ गई, जिसकी वजह से सूर्यकांत शिंदे को मजबूरन कंस्ट्रक्शन साइट की नौकरी छोड़नी पड़ी। माधुरी को किनारे करके वो गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहने लगा। माधुरी ने सास के साथ रहने से मना कर दिया था, इसलिए वो बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। घर तो चलाना ही था, लिहाजा सूर्यकांत ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। अब वो पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था, लिहाजा उसने अदालत में पत्नी से तलाक लेने की अर्जी दाखिल कर दी, जिसका माधुरी ने विरोध किया। उसके विरोध पर कोर्ट ने तलाक के मामले को कुछ दिनों के लिए पेंडिंग में रखकर सूर्यकांत शिंदे को आदेश दिया कि वो माधुरी को गुजारा और रहने के लिए आधा घर दे। अदालत के आदेश के बाद माधुरी दोनों बच्चों के साथ आकर रहने लगी। माधुरी और सूर्यकांत शिंदे के बीच आई दरारें तब और गहरी हो गई जब वो संतोष माने और प्रमोद पाटिल के संपर्क में आई और उनकी सामाजिक संस्था भूमाता ब्रिगेड व शिवाजी छत्रपति से जुड़ गई। प्रमोद पाटिल इस संस्था का संस्थापक और संतोष माने सक्रिय कार्यकर्ता था। एक तरह से संतोष माने प्रमोद पाटिल का दायां हाथ था। इस संस्था की पूरे कोल्हापुर जिले में कई शाखाएं थी, जिसमें हजारों कार्यकर्ता थे। ये संस्था गरीब लाचार महिलाओं की सहायता करती थी, साथ ही तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन और प्रोत्साहन करने वाले काम भी करती थी। संतोष माने ने माधुरी को करीब लाने के लिए उसके दिल में समाज सेवा का बीज बो दिया था। दरअसल माधुरी सुंदर और स्मार्ट थी। संतोष माने ने जब से उसे देखा तो वो उसका दीवाना हो गया था। 2 बच्चे होने के बाद भी उसके शरीर का कसाव वैसा का वैसा ही था। संतोष माने उसके गांव के पड़ोस में ही रहता था। वैसे उसका विवाह हो चुका था और उसके 2 बच्चे भी थे। फिर भी जब से उसने माधुरी को देखा था वो उसी के बारे में सोचता रहता था। बहाने से उसने माधुरी के घर भी आना जाना शुरू कर दिया। गांव का पड़ोसी और एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था का सदस्य होने के कारण माधुरी उसकी इज्जत करती थी। माधुरी और संतोष माने के बीच की दूरियां कम हुई तो वो माधुरी की रगों में सामाजिक कार्यक्रमों के रंग भरने लगा। पहले तो माधुरी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन संतोष के काफी जोर देने पर वो संस्था के सामाजिक कार्य में शरीक होने के लिए तैयार हो गई। संतोष माने ने माधुरी को संस्था के संस्थापक प्रमोद पाटिल से मिलवाया। प्रमोद पाटिल ने माधुरी की दिलचस्पी देखकर उसे संस्था का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। संस्था के सामाजिक कार्यों का दायरा बड़ा होने के नाते अब उसे संस्था के हर छोटे बड़े कार्यक्रमों और मीटिंगों में आना जाना पड़ता था। व्यस्तता की वजह से माधुरी का समय अपने बच्चों के साथ कम और बाहर अधिक बीतने लगा। ये बात सूर्यकांत शिंदे को अच्छी नहीं लगी। उसने कई बार माधुरी को बच्चों के प्रति सचेत करके समझाया, लेकिन उसने पति की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो संतोष माने के साथ अधिक रहने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि माधुरी अपनी सीमा लांघ गई। जब ये बात धीरे धीरे गांव और गलियों में होते हुए सूर्यकांत के कानों तक पहुंची तो उसका खून खौल उठा। उसने भले ही माधुरी को तलाक का नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक तलाक हुआ नहीं था। वो अब भी कानूनी और सामाजिक तौर पर उसकी पत्नी ही थी। पत्नी की वजह से उसकी और उसके परिवार का समाज में बुराई हो वो सहन नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से माधुरी और सूर्यकांत शिंदे के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा मारपीट होने लगी। मामला पुलिस थाने तक जाता था, लेकिन पुलिस इसे एक पारिवारिक झगड़ा समझकर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। माधुरी को परेशान देखकर संतोष माने से रहा नहीं गया, तो उसने प्रमोद पाटिल से मशवरा करके सूर्यकांत शिंदे को आड़े हाथों लिया। उसने शिंदे को चेतावनी दी कि अगर वो माधुरी और उसके बीच दीवार बनने की कोशिश करेगा तो प्रमोद पाटिल और वो उसे हमेशा हमेशा के लिए माधुरी के रास्ते से हटा देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। 26 जून 2018 को सूर्यकांत शिंदे जब माधुरी के घर के अंदर गया तो उसका धैर्य जवाब दे गया।
उसने किचन के दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो माधुरी और संतोष माने आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये देखकर उसके होश उड़ गए। वो अपने आप को रोक नहीं सका और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। आवाज सुनकर सूर्यकांत शिंदे की बूढ़ी माँ और अन्य लोग भी वहां आ गए। इसके पहले कि लोग कुछ समझ पाते, किचन का दरवाजा खुला और हाथ में कुल्हाड़ी लिए संतोष माने किचन से बाहर निकला। आते ही उसने सूर्यकांत शिंदे पर हमला बोल दिया। सूर्यकांत ने कुल्हाड़ी का पहला वार अपने हाथों पर झेल लिया। दूसरा वार करने से पहले ही सूर्यकांत संभल गया और उसने संतोष माने को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके हाथों से कुल्हाड़ी छूट गई और वो सूर्यकांत शिंदे ने उठा ली। अपने ऊपर हुए हमले के कारण सूर्यकांत शिंदे भी अपना आपा खो बैठा था। उसने संतोष माने पर कुल्हाड़ी का वार कर दिया। इससे पहले कि कुल्हाड़ी माने को लगती, माधुरी बीच में आ गई और कुल्हाड़ी का सीधा वार माधुरी के सिर पर हुआ। तभी संतोष माने ये कहते हुए वहां से भाग निकला कि प्रमोद पाटिल उसे छोड़ेगा नहीं। संतोष माने तो वहां से निकल गया, लेकिन माधुरी पति के गुस्से का शिकार बन गई। शिंदे ने उस पर कई वार किए। कुछ ही देर में माधुरी की मौत हो गई। इसके बाद सूर्यकांत शिंदे अपने बेटे शिवराज को साथ लेकर जयसिंहपुर थाने पहुंच गया और उसने पुलिस को पूरी बात बता दी। पुलिस ने उसका इलाज कराकर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सूर्यकांत शिंदे से पूछताछ करने के बाद जांच अधिकारी साहजी निकम और समीर गायकवाड़ ने गोमाता ब्रिगेड व छत्रपति शिवाजी सामाजिक संस्था के संस्थापक प्रमोद पाटिल और संतोष को सूर्यकांत शिंदे के ऊपर जानलेवा हमला करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।